नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करते हैं? यदि यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए। क्रेडिट कार्ड तो वो होता है जो बैंक आपको जारी करता है, जिस भी कंपनी से या बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उस पे आपको कुछ फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। और डेबिट कार्ड वो होता है जो आपके खाते से लिंक्ड होता है। तो इसमें कुछ भी आज के दौर में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बेशक सरकार लाख दावा करे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, लेकिन सुरक्षित कुछ भी नहीं है। अभी जो सनसनीखेज जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी है ग्रुप आईबी, उसने खुलासा ये किया है कि साल की सबसे बड़ी साइबर चोरी हुई है और उसमें 13 लाख से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो है रिकॉर्ड जो है लीक हुआ, मतलब लीक उसको कराया गया। और ये इसको सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा लीक कराया गया, बल्कि उसको बाकायदा बेचा गया और बेच करके मोटी रकम कमाई गई। अब सवाल ये उठता है कि डेटा चुरा करके और उसको बेचने से उस जो बेच रहा है उसको तो पैसा मिल गया, लेकिन जो खरीद रहा है उसको इससे क्या फ़ायदा हुआ? और फिर इतनी बड़ी जो साइबर एक तरह से चोरी हुई, उसके खिलाफ क्या एक्शन क्या हुआ? तो सबसे पहले इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। इसमें ये हुआ है कि लगभग 13 लाख से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक हुई है और इसमें जो है दोनों तरह की जानकारी है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2। ट्रैक 1 होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्रेडिट कार्ड है तो ये सामने वाला जो है ट्रैक 1 हो गया और ये जो पीछे की पट्टी है ये जो है ट्रैक 2 कहलाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये दोनों जानकारी लीक हुई है। और ठीक इसी तरह से डेबिट कार्ड में भी होता है। ये सामने वाला ट्रैक 1 हो गया और पीछे वाला जो है ट्रैक 2 हो गया। तो ये डेटा लीक हुआ और सिंगापुर की साइबर डेटा एनालिसिस करने वाली जो ग्रुप आईबी है, उसके अनुसार हैकर्स की वेबसाइट जोकर स्टैश पर 13 लाख बैंक कार्ड की बिक्री हो रही। इसमें 98% भारतीयों के डेटा है, 18% तो एक ही बैंक के हैं। इस बैंक के नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है और हर कार्ड का डेटा जो है $100 यानी करीब 7,000 रुपये में बेचा गया। हैकिंग के अलावा डेटा एटीएम व पीओएस में स्कीमर से भी चुराए गए हैं। जो एटीएम में जब आप उसको कार्ड को लगाते हैं उससे भी चोरी होती है, उसको क्लोन भी किया जाता है। अब क्या हुआ है कि बैंकों के कार्ड से हुए बड़े लेन देन तफ्तीश और ग्राहक से बात करने के बाद अब ये देखने वाली बात है कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि कार्ड दुरुपयोग में उपभोक्ता की गलती नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? क्या बैंक इसको चुकाने के लिए बाध्य है? ये दूसरा एस्पेक्ट है, इस पर बाद में बात करेंगे कि बैंक चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, लेकिन आपका तो नुकसान हो रहा है यदि आपका डेटा चोरी हुआ है तो फिर क्या हुआ कि ये जोकर्स स्टैश के पीछे Fin7 संगठन, जो अब तक जिसने चोरी की उसके पीछे बताया जा रहा है Fin7 संगठन का नाम आ रहा है, जो अब तक डेटा बेच करके 7,000 करोड़ रुपए कमा चुका है। और जोकर स्टैश एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां अपराधी पेमेंट कार्ड डिटेल्स की खरीद फरोख्त करते हैं। जैसे चोर बाज़ार में होता है ना कि गाड़ी चुराते हैं और ले जा करके मेरठ के चोर बाज़ार में उस गाड़ी को तुरंत तोड़ करके और बेच देते हैं। अब गाड़ी आप खोजते रहिए, वकील अपना खोजते रहिए, नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से जो साइबर चोर है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसको जोकर्स स्टैश नाम दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि अपराधी पेमेंट कार्ड डिटेल्स की खरीद फरोख्त करते हैं, कार्ड की क्लोनिंग करके पैसे चुराए जाते हैं। ये दुनिया भर के 1 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को कार्ड हैक कर चुके हैं। ये ग्रुप ट्रंप प्रशासन के अफसरों के सोशल सिक्योरिटी नंबर तक बेच चुका है। अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका की सिक्योरिटी कितनी तगड़ी है और ये ग्रुप जो है ट्रंप प्रशासन के अफसरों के सोशल सिक्योरिटी नंबर तक बेच दिया। कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। और अब जोकर्स जो स्टैश के पीछे Fin7 डेटा हैकिंग संगठन है, ये कंपनियां डेटा नेटवर्क को हैक करके डिटेल चुराते हैं। ये लोग डेटा से 7,000 करोड़ रुपए कमाए, जैसा कि आपने को बताया गया। तो ये एक तरीके से दो चीज़ें एक ही दिन सामने आई है। एक तो किस तरीके से व्हाट्सएप से मैसेज जो है कि स्पाइंग की गई, जासूसी की गई चुनाव के दौरान, वो अमेरिका के संघीय अदालत में व्हाट्सएप और फेसबुक मामले को लेकर के गया है। और दूसरी बड़ी खबर ये आई कि सिंगापुर की संस्था जो ग्रुप आईबी ने खुलासा किया है कि 13 लाख से ज़्यादा जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा लीक हुआ, उसको चोरी करके बाकायदे मार्केट में बेचा गया और उसमें जो है
फिर आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो डेटा खरीदेगा स्वाभाविक है कि वो उससे पैसे भी निकालेगा, तो पैसे निकालेगा तो आप ही के खाते से जाएगा। अभी इसका और डिटेल आना बाकी है कि जिन जिन लोगों के खाते से पैसा निकला वो कौन लोग हैं, निकला भी कि नहीं निकला। कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा लीक हो गया, डेटा चोरी हो गया, डेटे को बेच दिया गया और फिर उसके बाद उसका वो किन्हीं वजहों से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो इसमें दो एस्पेक्ट और है कि मान लीजिए कि डेटा चोरी होता है तो फिर बैंक की क्या जिम्मेदारी बनती है और आपका पैसा कितना सुरक्षित है। तो बैंक को कार्ड से हुए बड़े लेन देन की तफ्तीश और ग्राहक से बात करने के बाद क्लियर करना चाहिए। आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि कार्ड के दुरुपयोग में उपभोक्ता की गलती नहीं है तो बैंक को भरपाई करनी होगी। अब बैंक करता है नहीं करता, उसके 50 बहाने बनाएगा कि आपकी गलती है, लेकिन नियम के मुताबिक बैंक को उसकी भरपाई करनी चाहिए। और यदि सुरक्षा के लिहाज से सोचे कि फिर क्या करें, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सलाह दे रहे हैं कि असुरक्षित वेबसाइटों पर लेन देन से बचें। जिस कार्ड से लेन देन करते हैं उस खाते में लिमिटेड पैसा ही रखें और संदिग्ध निकासी दिखे तो फिर बैंक से और पुलिस से सूचित करें, वो बता लगा। बहरहाल काम की बात सिर्फ इतनी है कि जिस अकाउंट से आपका कार्ड जुड़ा हुआ है उसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो, कहीं कार्ड गुम हो जाए, कार्ड का डेटा लीक हो जाए, तो फिर जो भी साइबर चोर होते हैं उनको उसमें से पैसा निकालने में या उसको खर्च करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए लिमिटेड पैसा रखने की सलाह दी जा रही है। अब एक जिम्मेदारी सरकार पे भी आती है कि भाई आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद उसका बाद में मकसद यही बता दिया गया था कि हम तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चाहते हैं जिससे कि कैश का लेन देन कम हो। तो फिर सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी है कि जो पेमेंट नेटवर्क है वो कैसे सुरक्षित बने। तो पेमेंट नेटवर्क अभी फिलहाल असुरक्षित है, इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाने की ज़रूरत है जो अभी सिर्फ कागज़ों पर दौड़ रहा है। जब तक इससे रिलेटेड कानून कड़े नहीं होंगे और फुल प्रूफ नहीं बनेगा तब तक लोग फिर कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, कैसे इन सब प्लास्टिक कार्डों का इस्तेमाल करेंगे। आप जोर देते रहिए, घर में पैसा रख नहीं सकते, बैंक में रखेंगे तो फिर वहाँ से बैंक से गायब होने का अलग डर है कि कहीं बैंक जो है घोटाले में फंसा तो पैसा वहाँ से गया, या बैंक दिवालिया हुआ तो पैसा वहाँ से गया। कार्ड का यूज करते हैं जिसका सरकार का जोर है, तो पता चला कि यदि उसका डेटा लीक हो गया तो साइबर हैकर्स उसको पैसे को ले गए, तो आम आदमी घर में पैसा रख नहीं सकता और इतना पैसा है भी नहीं। तो फिर क्या करें आम आदमी तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, एकदम अपने को बेचारा और असहाय महसूस कर रहा है कि बैंक में रख नहीं सकते, इन चोरों का डर अलग है। अब देखते हैं क्या सरकार कुछ इस पे बोलती है, नहीं बोलती है, क्या करती है, कि क्या करे आम आदमी। तो जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।